हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपने बात करेंगे ए नाइट ऑफ द सेवन किंगडम बुक के चैप्टर 6 के बारे में, और मैं इस बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूं। इस चैप्टर में अपने देखेंगे कि डंक ट्रायल बाय कॉम्बैट की प्रिपरेशन किस तरह से करता है। और जिन भी दोस्तों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले उन वीडियो को देख ले। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। एस्फोर्ड के मैदान में बारिश लगभग थम चुकी थी और आसमान में बादल छटने लगे थे, लेकिन बारिश अपना काम कर चुकी थी। लॉर्ड एस्फोर्ड के आदमियों ने मैदान से सारे बैरिकेड हटा दिए थे और अब पूरा मैदान कीचड़ और उखड़ी हुई घास से दलदल बन चुका था। मैदान में हल्की धुंध और कोहरा छाया हुआ था और डंक को एस्फोर्ड के मैदान में लाया जा रहा था और उसके बगल में स्टीली पैड चल रहा था। मैदान में बने स्टैंड में लॉर्ड और लेडीज सुबह की ठंड से बचने के लिए अपने अपने लबादों में जकड़े हुए थे और आम आदमी मैदान की ओर धीरे धीरे आ रहे थे और सैकड़ों लोग बाढ़ के पास आके खड़े हो चुके थे। डंक उस भीड़ को देख के सोचता है, इतने सारे लोग मुझे मरते हुए देखने आए हैं, लेकिन डंक उनके बारे में गलत सोच रहा था। डंक कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी भीड़ में से एक औरत ने पुकारा, आपको शुभकामनाएं सर। और एक बुढ़ा आदमी आगे आया और उसने डंक का हाथ चूमते हुए बोला, भगवान आपको शक्ति दे सर। और फिर एक भीख मांगने वाले भाई ने उसकी तलवार को आशीर्वाद दिया और एक युवती ने तो उसके गालों पर चुंबन दिया। तब डंक कहता है, ये लोग मेरे लिए आए हैं, पर क्यों, मैं इनके लिए कौन हूँ। तब स्टीली पैड कहता है, तुम एक सच्चे योद्धा हो जिसने अपनी प्रतिज्ञा को याद रखा। स्टीली पैड और डंक दक्षिण साइड में बने अस्तबल में पहुंचते हैं, जहां पर रेमन अपने भाई स्टेफन और डंक के घोड़े थंडर के साथ खड़ा था। स्टीली पैड ने डंक के कवच को परखा और कहा कि चाहे जिसने भी इसको बनाया है पर उसका काम काफी उत्तम है, और डंक ये सुनकर उसका आभार व्यक्त करता है। फिर डंक अपने साथ के योद्धाओं को देखता है, एक आंख वाला रॉबिन रिचलिंग और हम्फ्रे बिस्बरी जिसकी ढाल पर मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ था, और वह हैरान रह गया जब उसने सर हम्फ्रे हार्डिंग को एरियन के लाल घोड़े पर देखा। डंक हम्फ्री हार्डिंग के पास गया और कहा, सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तब सर हम्फ्रे हार्डिंग ने कहा, ऋण तो एरियन का है और हम उसे वसूलने आए हैं। तो डंक कहता है, मैंने सुना था सर आपकी टांग टूट गई है। तब हम्फ्री हार्डिंग बोला, आपने सही सुना था सर, मैं चल नहीं सकता, लेकिन जब तक मैं घोड़े पर बैठ सकता हूँ तब तक तो मैं लड़ ही सकता हूँ। रेमन डंक को एक साइड में लेके गया और कहा, मुझे उम्मीद थी कि सर हम्फ्री हार्डिंग एरियन से एक बार फिर लड़ना चाहते हैं, और ऐसा हुआ भी। और दूसरा हम्फ्री बिस्बरी है जो कि उसका बहनोई है। एक ने ही सर रॉबिन रेसलिंग को मनाया होगा जो उसे उस टूर्नामेंट के पहले से जानता था, और इस तरह से तुम 5 योद्धा हो गए। 6 योद्धा, डंक ने आश्चर्य के साथ कहा। एक और योद्धा अस्तबल में आ रहा था, उसका स्क्वायर उसका घोड़ा लेके उसके पीछे पीछे आ रहा था, और यह था द लॉफिंग स्टॉर्म जिसकी ढाल पर एक ताज वाला हिरन बना हुआ था। तब डंक ने उसका हाथ थामा और कहा, सर लॉफिंग स्टॉर्म, आपका यहाँ आने के लिए जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, और सर स्टेफन का भी जो आपको यहाँ पर लेके आए। तब लॉफिंग स्टॉर्म हैरान होके कहते हैं, सर स्टेफन नहीं, मुझे तो तुम्हारे स्क्वायर लड़के एग्गोन ने बुलाया है। मेरा अपना बेटा उस लड़के को भगाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह लड़का उसके पैर से नीचे निकलकर मेरे सिर पर एक शराब का प्याला उड़ेल दिया। फिर लॉफिंग स्टॉर्म हंसता है और कहता है, क्या आपको पता है सर डंकन, 100 साल से ज्यादा समय हो गया है पर ट्रायल बाय 7 का कोई मुकाबला नहीं हुआ, और मैं ये मौका कैसे छोड़ सकता था। मैं किंग्सगार्ड और राजकुमार मेकार को सबक सिखाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। 6 योद्धा तो हो गए, और अब डंक उम्मीद से रेमन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा भाई स्टेफन आखिरी योद्धा को लेकर जरूर आएगा। तभी भीड़ में जोरदार शोर उठता है और उत्तर की ओर से घोड़ों पर योद्धा निकल कर आते हैं। सबसे आगे 3 किंग्सगार्ड और उनके पीछे प्रिंस मेकार और उनके बेटे, और इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक प्रिंस मेकार लग रहे थे। उसकी काठी से बंधा हुआ कांटेदार गदा मॉर्निंग स्टार था, जो कि बाकी सभी हथियारों से कहीं ज्यादा डरावना था। तब रेमन अचानक से चिल्लाकर बोलता है, वो तो 6 ही है, और डंक ने देखा ये सच है। सामने भी सिर्फ 6 ही योद्धा थे, 3 सफेद कवच पहने हुए और 3 काले कवच पहने हुए।
और डंक मन में सोच रहा था, क्या एरियन को 7वां योद्धा नहीं मिला, पर यह कैसे संभव हो सकता है? इसका क्या मतलब होगा? अगर दोनों को 7वां योद्धा नहीं मिला तो क्या वे 6 के खिलाफ 6 ही लड़ेंगे? डंक इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसके सामने एग आ जाता है और वो कहता है, सर अब आपको भी कवच पहन लेना चाहिए। तब डंक कहता है, धन्यवाद स्क्वायर। अब स्टीली पेट एग से कहता है, महाराज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी कुछ मदद करूं। और फिर वो दोनों मिलकर डंक को पूरी तरह से तैयार करने लगे और डंक को पूरी तरह से लोहे में ढक दिया। सभी चीजों को 3 बार अच्छे से जांच कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ लॉफिंग स्टॉर्म अपनी तलवार की धार को तेज कर रहे थे, जबकि दोनों हम्फ्री आपस में बातें कर रहे थे और सर रॉबिन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन रेमन इधर उधर टहल रहा था और मन में सोच रहा था कि उसका भाई स्टेफन कहाँ चला गया। और जब तक स्टेफन मैदान में पहुंचता तब तक डंक पूरी तरह से कवच पहनकर तैयार हो गया था। स्टेफन ने रेमन से कहा, मेरा कवच तो जल्दी, और स्टेफन ने कवच पहन लिया। तब डंक कहता है, स्टेफन आपके वो दोस्त कहाँ हैं? हमें अपने साथ पूरा करने के लिए बस एक योद्धा और चाहिए। तब स्टेफन कहता है, मुझे लगता है आपको 2 योद्धाओं की जरूरत है, आपको 2 और चाहिए। डंक को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने पूछा, 2? तब स्टेफन ने अपने ग्लव्स पहनते हुए उंगलियों को मोड़कर कहा, मैं तो यहाँ पर 5 ही योद्धाओं को देखता हूँ, हम्फ्री बिस्बरी, रॉबिन रेसलिंग, हम्फ्री हार्डिंग, लॉफिंग स्टॉर्म और तुम। तब डंक कहता है, और आप भी तो हो 6ठे योद्धा। तब स्टेफन कहता है, मैं तो 7वां हूँ, पर तुम्हारी तरफ से नहीं, प्रिंस एरियन की तरफ से, और मैं प्रिंस एरियन की तरफ से लड़ूंगा। और तब रेमन अपने भाई स्टेफन को हेलमेट देने ही वाला था कि जैसे उसने ये सुना तो वह एकदम से सदमे में आ गया और उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और बोला, नहीं। तब स्टेफन ने कंधे उचका दिए और कहा, हाँ सर डंकन तो समझते होंगे कि मुझे अपने राजकुमार के लिए फर्ज निभाना है। तब रेमन कहता है, पर आपने तो कहा था कि सर डंकन उन पर भरोसा कर सकते हैं। तब स्टेफन कहता है, क्या मैंने ऐसा कहा था? और उसने अपना हेलमेट रेमन से ले लिया और आगे कहता है, उस समय मैं ईमानदार था, अब मेरा घोड़ा लाओ रेमन। तब रेमन गुस्से में कहते हैं, तुम खुद ही ले लो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं जरा भी इसमें शामिल होऊंगा तो आप उतने ही मूर्ख हो जितने आप नीच और घटिया। तब स्टेफन ताना मारते हुए कहते हैं, घटिया और नीच? तुम अपनी जुबान को संभालो रेमन, हम अभी भी दोनों एक ही पेड़ के सेब हैं और एक ही हाउस से हैं। तुम मेरे स्क्वायर हो, क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए रेमन? तब रेमन कहता है, नहीं, मैं नहीं भूला हूँ, पर क्या तुम अपनी कसम भूल गए हो? तुमने नाइट बनने की कसम खाई थी। और रेमन आगे कहता है, आज का दिन खत्म होने से पहले मैं एक नाइट से भी बढ़कर हो जाऊंगा, लॉर्ड फोसवे। तब स्टेफन मुस्कुरा कर कहता है, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा भाई। और फिर स्टेफन अपना दूसरा दस्ताना पहनकर अपने घोड़े की ओर भागता हुआ मैदान के दूसरे किनारे की तरफ जाने लगता है। और बाकी सभी नाइट उसे तिरस्कार की नजरों से देख रहे थे, पर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। और डंक स्टेफन को मैदान के दूसरी तरफ जाते हुए देखता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर लेता है। और डंक का गला इतना सूख रहा था कि वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वैसे भी ऐसे लोगों से बात करना बेकार था। तब रेमन ने डंक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे नाइट बना दो डंक, मैं अपने भाई स्टेफन की जगह लूंगा, मुझे नाइट बना दो। और वह अपने घुटने पर बैठ गया। तब डंक ने अपनी तलवार को पकड़ा, पर फिर वह रुक गया और कहने लगा, रेमन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब रेमन कहता है, तुम्हें ऐसा ही करना होगा, नहीं तो तुम मेरे बिना सिर्फ 5 ही योद्धा रह जाओगे। तब लॉफिंग स्टॉर्म कहते हैं, लड़के की बात सही है सर डंकन, उसे नाइट बना दो, कोई भी नाइट को बना सकता है। तब रेमन कहता है, सर डंकन क्या आप मेरे साहस और हिम्मत पर शक करते हो? तब डंक कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन डंक अब भी हिचकिचा रहा था। तभी मैदान में तुरही बजती है और एग दौड़ता हुआ आता है और डंक से कहता है, सर डंकन लॉर्ड एसफोर्ड आपको बुला रहे हैं। तब लाफिंग स्टॉर्म कहते हैं, सर डंकन आप जाइए, मैं रेमन को नाइट बना देता हूँ। और उसने अपनी तलवार खींची और डंक को साइड में करते हुए तलवार उसके कंधे पर रखते हुए बोला, रेमन फोसवे, वॉरियर के नाम पर तुम एक योद्धा बनो। फिर तलवार को दूसरे कंधे पर रखकर फादर के नाम पर न्याय प्रिय बनो। मदर के नाम पर बच्चों और मासूमों की रक्षा करो। द मेडन के नाम पर तुम सभी स्त्रियों की रक्षा करो। डंक उन सभी को छोड़कर लॉर्ड एसफोर्ड के पास चला जाता है और मन में सोच रहा था, अभी भी एक योद्धा कम है और एक योद्धा मैं कहां से लाऊंगा। उसके थंडर घोड़े को
एग ने पकड़ा हुआ था और वह लॉर्ड एस्फोर्ड के पास पहुंचा जहां पर वो उसका इंतजार कर रहा था। तब प्रिंस एरियन आगे आते हैं और खुश होकर बोलते हैं, सर डंकन, लगता है आपके पास केवल 5 ही योद्धा है। तब डंक कहता है, नहीं, हमारे पास 6 योद्धा है। लोफिंग स्टॉर्म रेमन को नाइट बना रहा है और अब हम 7 के मुकाबले में 6 लड़ेंगे। डंक जानता था कि इससे भी बुरी परिस्थितियों में लोग जीत चुके हैं। तब लॉर्ड एस्फोर्ड कहते हैं, यह अनुमति नहीं है सर डंक। यदि आप अपनी तरफ से एक और योद्धा नहीं ला सकते तो आपको दोषी घोषित किया जाएगा जिसका आरोप आप पर लगा है। तब डंक मन में सोचता है, गिल्टी, वो भी एक दांत ढीला करने का दोषी, और उसके लिए मुझे मरना पड़ेगा। फिर डंक कहता है, माय लॉर्ड, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। और फिर डंक धीरे धीरे बाड़ के पास किनारे पर अपना घोड़ा आगे बढ़ाने लगा। दर्शक मंच योद्धाओं से भरा हुआ था। डंक भीड़ की ओर जोर से पुकारता है, महाराज, क्या आप में से किसी को सर आर्लेन ऑफ पेनेट्री की याद नहीं है? मैं उनका स्क्वायर था। हमने आपकी सेवा की है, आपके महलों में खाना खाया है और आपके महलों में सोया हूँ। और तब डंक ने मंच पर बनी सबसे ऊपर वाली लाइन में मैनफर्ड डंडोरियन को देखा और उनसे कहा, सर आर्लेन ने आपके पिता की सेवा की है और उनकी सेवा करते हुए वो घायल भी हुए हैं। तब सर मैनफर्ड ने डंक की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने बगल में बैठी महिला से बात करने लग गया। डंक फिर आगे बढ़ता है और लेनिस्टर को देखता है और उनसे कहता है, लॉर्ड लेनिस्टर, सर आर्लेन ने आपको एक बार टूर्नामेंट में घोड़े से गिराया था। और तब ग्रे लॉइन लेनिस्टर नीचे देखने लग जाते हैं। डंक फिर आगे बोलता है, सर आर्लेन एक अच्छे नाइट थे और उन्होंने मुझे नाइट होना सिखाया। केवल तलवार और भाला चलाना ही नहीं बल्कि सम्मान पाना भी सिखाया। एक नाइट हमेशा मासूम और निर्दोष लोगों की रक्षा करता है और बस मैंने तो यही किया था। मुझे अपने साथ लड़ने के लिए सिर्फ एक योद्धा की जरूरत है, बस सिर्फ एक। लॉर्ड केरन, लॉर्ड स्वान, आप आइए। और तब लॉर्ड स्वान और लॉर्ड केरन आपस में बातें करके हंसने लगे। और अब डंक सर ओथोब्रेकन के सामने रुकता है और कहता है, सर ओथोब्रेकन, आपको तो सब महान योद्धा मानते हैं, आप मेरी मदद कीजिए, आपसे विनती है, आप हमारी तरफ से लड़िए पुराने और नए देवताओं के नाम पर। मेरा उद्देश्य न्यायपूर्ण है। तब ओथोब्रेकन सभ्य तरीके से जवाब देता है, तुम्हारा उद्देश्य न्यायपूर्ण हो सकता है लेकिन यह तुम्हारा मामला है, मेरा नहीं, और मैं तुम्हें नहीं जानता लड़के। डंक अब काफी दुखी हो गया और वह अपने घोड़े थंडर को मोड़ता है और चुपचाप बैठी भीड़ की कतारों के सामने से गुजरता है और निराशा में वह जोर से चिल्लाता है, क्या तुम में से कोई सच्चा नाइट नहीं है? और जवाब में एक बार फिर से सन्नाटा छाया रहा और मैदान में दूसरी तरफ राजकुमार एरियन हंसता है और कहता है, ड्रैगन का कभी मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। और तभी एक जोरदार आवाज आती है, मैं सर डंकन का साथ दूंगा। नदी के किनारे कोहरे में से एक काला घोड़ा निकलता है और उसकी पीठ पर एक काले कपड़े पहने हुए एक नाइट था और उसकी ढाल पर 3 सिर वाला ड्रैगन बना हुआ था। और सभी लोग सोच रहे थे और लॉर्ड एस्फोर्ड ने भी यही समझा, युवा राजकुमार, हे भगवान, क्या यह सच में वही है? युवा राजकुमार वलार। पर वो गलत थे। तब उस राजकुमार ने कहा, नहीं, और अपना वाइजर उठाया और कहा, मैंने एस्फोर्ड के मुकाबले में भाग लेने का कभी नहीं सोचा था और इसलिए मैं अपना कवच नहीं लेके आया, लेकिन भला हो मेरे बेटे का, उसने मुझे अपना कवच दे दिया। और उस घोड़े पर सवार कोई और नहीं बल्कि प्रिंस बेलोर द ब्रेक्सपियर थे। और ये देखकर आरोप लगाने वाले योद्धाओं में उथल पुथल मच गई और प्रिंस मेकार ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और कहा, भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और डंक की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस आदमी ने मेरे बेटे पर हमला किया था। तब प्रिंस बेलोर द ब्रेक्सपियर कहते हैं, इस आदमी ने कमजोर और मासूम लोगों की रक्षा की है, जैसा कि हर एक सच्चे नाइट को करना चाहिए। सही और गलत इसका फैसला तो देवता करेंगे। और प्रिंस बेलोर द ब्रेक्सपियर ने अपना घोड़े की लगाम खींची और मैदान के दूसरी तरफ चला गया और अपना घोड़ा डंक के घोड़े थंडर के बराबर ले आया। और तब बाकी नाइट भी इकट्ठा हो गए। रॉबिन रेसलिंग, सर लियोनल, दोनों हम्फ्री, सभी अच्छे लोग थे, लेकिन क्या वे काफी अच्छे थे? तब डंक पूछता है, रेमन कहाँ है? और तभी रेमन अपने घोड़े पर आते हैं और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मुझे माफ करना सर डंकन, मुझे अपने सीजल में थोड़ा बदलाव करना पड़ा। और आगे कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे मेरे बेईमान भाई स्टेफन की तरह समझ ले। और रेमन ने अपनी ढाल सभी को दिखाई, लेकिन इस पर लाल सेब की जगह हरा सेब बना हुआ था। तब रेमन कहता है, मुझे डर है कि मैं अभी पूरी तरह से पका नहीं हूँ।
लेकिन मैं सड़े हुए से तो बेहतर हूँ, है ना। और तब लोफिंगस्ट्रोम और डंक मुस्कुराते हैं। बेलोर को भी यह अच्छा लगा। अब लॉर्ड एसवोर्ड का सेप्टम सामने आता है और उसने अपना क्रिस्टल उठाकर सबको प्रार्थना के लिए बुलाया। प्रिंस बेलोर धीमे से कहते हैं, आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। एरियन और उनके साथी योद्धा पहले वार में 8 फुट लंबे और भारी भालों का इस्तेमाल करेंगे और उसके आगे लगी हुई स्टील की नोक इतनी तीखी है कि वह किसी भी कवच को भेद सकती है। तब हम्फ्री बीसबरी कहते हैं, हमें भी वही 8 फुट वाले भाले इस्तेमाल करने चाहिए। और पीछे सेप्टन 7 देवताओं से प्रार्थना कर रहा था कि जिसका पक्ष सही हो उसको विजय प्रदान करें। तब बेलोर द ब्रेक्सपियर कहते हैं, नहीं, हम टूर्नामेंट वाले भालों का इस्तेमाल करेंगे। तब रेमन कहता है, पर वो तो आसानी से टूट जाते हैं। तब प्रिंस बेलोर द ब्रेक्सपियर कहते हैं, पर हमारे भाले 12 फुट लंबे होंगे और उनके 8 फुट, तो हमारी नोक अगर सही लगी तो उनके भाले हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और सब लोग कोशिश करना कि निशाना सीधा छाती पर हो। और टूर्नामेंट में ढाल पर भाला तोड़ना एक शान की बात होती है, पर यहाँ पर मौत भी बन सकती है। अगर हम उनको घोड़ों से गिरा देंगे और अपने खुद काठी पर टिके रहेंगे तो फायदा हमारा ही होगा। प्रिंस बेलोर द ब्रेक्सपियर ने डंक की ओर देखा और कहा, अगर सर डंकन मारे गए तो यह माना जाएगा कि देवताओं ने उसे दोषी ठहराया है और मुकाबला यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगर आरोप लगाने वाले मारे जाते हैं या आरोप लगाने वाले आरोप वापस ले लेते हैं तो भी यह मुकदमा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी एक तरफ के सभी 7 लोगों को मरना होगा या अपने हथियार डालने होंगे। तब डंक कहता है, प्रिंस डेरोन नहीं लड़ेंगे। तभी लोफिंगस्ट्रोम कहते हैं, वैसे भी वो अच्छी तरह से नहीं लड़ते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें उन तीनों किंग्स गार्ड की तलवार का सामना करना पड़ेगा। तब प्रिंस बेलोर कहते हैं, मेरे भाई ने गलती की है जो उसने अपने बेटे के लिए उन किंग्स गार्ड को चुना है। और किंग्स गार्ड किसी भी शाही खून वालों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, इसकी उन्होंने शपथ ली होती है। और सौभाग्य से मैं एक शाही खून से हूँ। बस मुझे कुछ देर उनसे दूर रखना, फिर मैं अपने आप उन तीनों किंग्स गार्ड से निपट लूंगा। तब लोफिंगस्ट्रोम ने पूछा, मेरे राजकुमार, क्या यह उचित और वीरतापूर्ण है? तब बेलोर कहते हैं, ये हमें देवता बता देंगे। और वहीं दूसरी तरफ 80 गज दूर एरियन का घोड़ा बेचैनी से चिल्ला रहा था और कीचड़ भरी जमीन पर अपने खुर पटक रहा था। और उसकी तुलना में थंडर बिल्कुल शांत, वह बूढ़ा था पर अनुभवी घोड़ा था और वह जानता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वह 50 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ चुका था। और अब एग ने डंक को अपनी ढाल पकड़ा दी और कहा, देवता आपके साथ हो सर। एल्म का पेड़ और टूटता तारा वाली शील्ड देखकर डंक को हिम्मत मिली और डंक ने ढाल को अपने हाथ में लिया और उसकी पट्टी में हाथ डाला और अपनी उंगलियों से उसे कस के पकड़ लिया और कहा, ओक और लोहे मेरी रक्षा करना, वरना मैं मर जाऊंगा और नरक में जाऊंगा। और उधर स्टीली पेट अपना भाला डंक के पास लेके आया, लेकिन एग ने उसे जोर देकर कहा कि भाला वह डंक को खुद देगा। और अब डंक के दोनों ओर उनके साथी नाइट अपने अपने भाले लेकर एक लंबी कतार में फैल गए। और डंक के दाईं तरफ प्रिंस बेलोर द ब्रेक्सपियर और बाईं तरफ लोफिंगस्ट्रोम थे। डंक ने बड़ा हेलमेट पहना हुआ था और डंक के हेलमेट के आंखों के सामने ही छेद थे, जिससे वो केवल सामने ही देख पा रहा था। दर्शक मंच और बाड़ के पास खड़े लोग डंक को दिखाई नहीं दे रहे थे। डंक को सामने बस कीचड़ भरा मैदान, उड़ती हुई धुंध और सामने दिख रहा था राजकुमार एरियन, जो कि अपने घोड़े पर बैठा था और उसके हाथ में ढाल थी जिस पर 3 सिर वाला ड्रैगन बना हुआ था। और डंक ने देखा एरियन का स्क्वायर उसे 8 फुट लंबा भाला थमा रहा है। और डंक मन में सोच रहा था, अगर प्रिंस एरियन को मौका मिला तो वह इस भाले को मेरे दिल के आर पार कर देगा। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द इसके फाइनल चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।